हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 3 करने वाले। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। पार्ट 1 में मैंने बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है और पार्ट 2 में एक्चुअली हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और कुछ होमवर्क के लिए भी न्यूमेरिकल मैंने दिए थे। तो वो दो पार्ट आप गो थ्रू करो। ज़्यादा घंटे की वीडियो नहीं, हार्डली वो 1 या 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर उतना भी देखोगे तो आपको एनडीए में बहुत हेल्प करेगा। नॉट फॉर ओनली एनडीए, अगर आप जेई देना चाहते हो, सीईटी भी देना चाहते हो, तो पूरा का पूरा पोर्शन वहाँ पे कवर हुआ है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो चलो फिर आज का हम लोग पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। आज का भी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे अच्छी अच्छी नई चीज़ें आपको मालूम होनी होंगी और आप कॉन्फिडेंस से बाइनोमियल थ्योरम के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो। तो बच्चों, आज के लेक्चर का जो पहला एग्जांपल है वो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ एग्जांपल था ये, है ना। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि फाइंड फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन, तो दो ब्रैकेट है, 1 + x + 2x क्यूब इंटू 3/2x² -1/3x रेज़ टू पावर 9, है ना। ये वाला एग्जांपल, इसमें तुमको निकालना है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। चलो, द टर्म इंडिपेंडेंट एक्स, बहुत आसान एग्जांपल है ये वाला। देखो कैसे करेंगे इसको। एक काम करो, इसको कोई पावर नहीं है, इस ब्रैकेट में कोई भी पावर नहीं है, इस ब्रैकेट को पावर है, ठीक है, इस ब्रैकेट को पावर है। तो ये जो पावर वाला ब्रैकेट है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस ब्रैकेट से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट से x को मल्टीप्लाई करेंगे, उस ब्रैकेट से 2x³ को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा देखो बेटा, 1 इंटू ब्रैकेट 3/2x² -1/3x का पावर 9 प्लस x इंटू द ब्रैकेट 3/2x² -1/3x का पावर 9। और क्या आगे बढ़ो, 2x³ इंटू द ब्रैकेट 3/2x² -1/3x रेज़ टू पावर 9। ठीक है, इज सिंपल, बहुत ही आसान है बेटा, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं, इट इज वेरी वेरी सिंपल। करेक्ट। देखो अब क्या करना है, मैं तुमको समझाता हूँ। हमको क्या ढूंढना है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढने के लिए पहले जो ये पावर वाला ब्रैकेट है इसका जनरल टर्म लिखेंगे और बाद में सोचेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो बाइनोमियल वाला ब्रैकेट है इसका जनरल टर्म लिखना आता है सब लोग, है ना, आपको लिखना आना चाहिए। करेक्ट। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे जनरल टर्म, कैसे लिखेंगे, देखो इसका जो भी टर्म होगा वो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, NCR 3/2x² का पावर 9 - r, करेक्ट है, और -1/3x का पावर r, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा और मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 9CR, तो यहाँ पे 3/2 को अलग करेंगे, 3/2 को अलग करेंगे और उसका पावर होगा 9 - r, और ये बेटा 2 जो है ना, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है ये 9 - r को मल्टीप्लाई होगा। तो x का पावर कितना है बेटा, x का पावर डायरेक्ट लिखो 18 - 2r, कितना होगा 18 - 2r। ठीक है, अब ये -1/3 हटा, इसको -1/3 को बाहर निकालो और ये -1/x का पावर r होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक -1/x का पावर r होगा। तो दिख रहा है सब लोग। देखो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। तो 9CR 3/2 9 - r, 9 - r। अब सोचो बेटा, ये जो x है ना, x, इसका पावर r है, इसका पावर क्या है r। अब x का पावर r अगर ऊपर गया तो क्या होगा, x रेज़ टू -r होगा, क्या होगा, x रेज़ टू -r होगा। तो यहाँ पे देखो तुम लोग, ये x जो है ना ये ऊपर गया, जैसे तुम लोग को देखो ऐसे होता तो कि ये 1/x का पावर जब r होता है तो 1/x रेज़ टू r लिखते हैं और उसका मतलब होता है x रेज़ टू -r, ऊपर चला गया है ना। और पहले से हमारे पास क्या था, x रेज़ टू 18 - r, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज़ टू 18 - 2r। तो बेटा ये -r और -2r इसमें जुड़ जाएंगे, करेक्ट। और जुड़ने के बाद यू विल गेट दिस -3r, यानी x रेज़ टू 18 - 3r, ऐसे आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। क्लियर हो रहा है सबको, इट इज सिंपल। ये तो इंडाइसिस का पार्ट है बेटा, देख लो अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, तो एक स्टेप में इसका मैं आंसर कर रहा हूँ, तो तुम लोग देख लो यहाँ पे कैसे चल रही है ये सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे मैं -1/3 अंदर लिख लेता हूँ, ये वाला अंदर लिख लेते हैं, उसका पावर पे आ रहा है बेटा।
और x रेस टू 18 माइनस 3r हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, x रेस टू 18 माइनस 3r, करेक्ट है, x रेस टू 18 माइनस 3r। तो ये हमारा टर्म का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जांपल का। अगर ये तुमको करना आ गया तो हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देख क्या हो गया, अब मेरे को बताओ, पहला जो मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू इस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां से तुमको क्या चाहिए, यहां से तुमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तुम लोग को क्या चाहिए, x रेज़ टू 0 चाहिए। क्या चाहिए, x रेज़ टू 0 चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में भी यहां से तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, यहां से भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी x है जिसका पावर 1 है, और इस ब्रैकेट से क्या निकालोगे, इस ब्रैकेट से तुमको x रेज़ टू -1 निकालना पड़ेगा ना बेटा। देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये ऑलरेडी जो x है ना बेटा, x इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है, ये x इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है। तो तुम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी तुम्हारे पास x रेज़ टू 1 है, लेकिन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने का मतलब क्या होता है, x रेज़ टू 0 करना, x रेज़ टू 0 करना। तो x रेज़ टू 0 करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x रेज़ टू 1 का पावर यहां से ले, और ये जो ब्रैकेट है उससे हम लोग क्या ले रहे हैं, x रेज़ टू -1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, x रेज़ टू -1। ध्यान से सुनना मेरी बात, तभी जाके होगा ना x रेज़ टू 1 x रेज़ टू -1 x रेज़ टू 0 होगा। गेटिंग द आइडिया क्लियर, बात समझ लो, है ना। अब यहाँ पे भी देखो तुम लोग, यहाँ पे भी देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, x क्यूब मिल रहा है। अब ब्रैकेट से क्या निकालोगे, ब्रैकेट से तुम लोग x रेज़ टू -3 निकालोगे, क्योंकि बाहर x क्यूब दिया है, तो ब्रैकेट से अगर तुमने x रेज़ टू -3 निकाला तो x रेज़ टू 0 हो जाएगा। गेटिंग द आइडिया क्लियर। तो ये वाला फर्स्ट केस हो गया, ये वाला सेकंड केस हो गया, और ये वाला थर्ड केस हो गया। अंडरस्टूड। इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ या टर्म इंडिपेंडेंट x हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज वेरी सिंपल। अब फर्स्ट केस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट केस के लिए डायरेक्टली x का पावर कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, तो x का पावर 0 आ रहा है, लेकिन हमारे जनरल टर्म में x का पावर कितना आ रहा है, 18 - 3r आ रहा है, बराबर। अब उसको पुट कर लो, 18 - 3r मस्ट बी इक्वल टू 0, so 3r is equal to 18, तो बेटा r is equal to 6 यहाँ पे आ गया। गेटिंग द आइडिया क्लियर। अगर r 6 होगा तो कितने नंबर का टर्म होगा, 7 टर्म होगा। परफेक्ट, वेरी गुड, 7 टर्म होगा। तो 7 टर्म को लिखो बेटा, देखो 9c6, यहाँ पे 6 आएगा बेटा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3/2 रेज़ टू 9 - 6 कितना होगा, 3, 9 - 6 3 होगा, और -1/3 का पावर, ये तुम्हारा r था इधर, तो r का वैल्यू बेटा इधर 6 आ रहा है। अगर तुमने r का वैल्यू यहाँ पे 6 डाला तो ये तो 0 होने वाला, तो ये तो हमारी यहाँ पे टर्म बन गई। अंडरस्टैंड पॉइंट। इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, तो इसमें x बचेगा नहीं ना, क्योंकि n3 रेज़ टू 0 1 होता है, इसमें x नहीं बचेगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के हम लोग जाते हैं बेटा, सेकंड पार्ट के लिए जाते हैं ना। सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए तुम लोग ब्रैकेट से क्या निकाल रहे हो, x रेज़ टू -1 निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो ब्रैकेट से, x रेज़ टू -1 निकाल रहे हो। तो इसका मतलब ये जो 18 - 3r जो है ना, इसकी जगह पर क्या पुट करना है बेटा तुम लोगों को, 18 - 3r की जगह पर क्या पुट करना है, -1। अगर मैं इस r को सॉल्व कर लूं तो r का वैल्यू बेटा 19/3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 19/3, लेकिन r का वैल्यू कभी फ्रैक्शनल नहीं होता, तो यहाँ पे टर्म इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि r का वैल्यू होल नंबर चाहिए, तो इस टर्म को क्या ले लेंगे हम लोग, 0 कंसीडर कर लेंगे। इज इट सिंपल। थर्ड पार्ट लास्ट में आएंगे। अब इस ब्रैकेट से हमको क्या चाहिए, x रेज़ टू -3 चाहिए, तो हम लोग फिर से वही करेंगे, 18 - 3r इज इक्वल टू -3 लिखेंगे बेटा। तो इसका मतलब 3r इज इक्वल टू 15, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। तो इसका मतलब कौन सा टर्म तुमको निकालेगा, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि ये 18 + 3 होगा, तुम्हारा 21 होगा बेटा, वो 21 होगा, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, 8th टर्म होगा। कौन सा होगा, 8। तो 8th टर्म के लिए हम लोग लिखने वाले, तो फिर से वही एक्सप्रेशन हम लोग यूज करके 9c7 दिख रहा है सबको, 9c7 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी 2 -1/3 रेज़ टू पावर 7। बस ये जो थर्ड पार्ट है ये, और इसको तुम लोग जोड़ दो, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेशन में सब जगह पर प्लस है ना, प्लस, तो इन दोनों को जोड़ दो,
प्लस कर लो इन दोनों को, इन दोनों को तुम लोग क्या करो बेटा, प्लस कर लो, यू विल गेट द आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ये तो वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, प्लीज गो थ्रू इट, वीडियो को पॉज करके एक बार रिपीट भी देख सकते तुम लोग, इसमें बेटा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिपीट करके वीडियो देख लो, कोई इश्यू नहीं, बहुत ही आसान एग्जांपल है। ना हम लोग बेटा डिविजिबिलिटी देख रहे थे, उसके एक दो तीन एग्जांपल और कर लेते हैं। समझ लो ऐसा है कि प्रूव दैट x रेस टू 2n plus 1 plus y रेस टू 2n plus 1 is divisible by x plus y। हमको ये प्रूव कर रहे हैं कि ये वाला टर्म इससे डिविजिबल है। तो मैंने क्या बताया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करने के लिए हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों में से कोई तो एक उठाओ, है ना। मैंने x रेस टू 2n plus 1 को उठाया, उसको हम लोगों ने जिससे डिवाइड करना है उस टर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे मैं तुम लोग अगर यहाँ पे समझो तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x plus y minus y raised to power 2n plus 1। देखो y कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, x ही बचा, लेकिन जिससे डिवाइड हो रहा है x plus y से वो तो टर्म यहाँ पे आ रहा है बेटा, है ना। तो इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं आसानी से। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया, क्लियर। अब देखो कैसे करना है इसको, नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग कर लेते हैं, तो क्या होगा 2n plus 1 c0 x plus y रेस टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2n plus 1 into y रेस टू 0, है ना, y रेस टू 0। अब यहाँ पे माइनस y पुट कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस y लिखा है ना। और इसके बाद का टर्म क्या आएगा c1 आ गया तो y का पावर 1 होगा, c1 आ गया तो y का पावर 1 होगा। तो ऑड पावर रहेंगे तो आंसर माइनस आता है, तो डायरेक्टली मैं माइनस लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2n plus 1 c1, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे x plus y रेस टू 2n होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 2n होगा और y रेस टू 1 होगा। वो माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल के रखा है इसको, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है। 2n plus 2 c2 सॉरी x plus cn plus 1 x plus y। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2n minus 1 आएगा बेटा इधर, क्योंकि x plus y का पावर कम होते जाएगा, y का पावर बढ़ती जाएगा, है ना, बढ़ती जाएगा। ऐसे करते करते फाइनली हम लोग बेटा कहां तक पहुंचेंगे, हम लोग फाइनली पहुंचेंगे 2n plus 1 c 2n plus 1 x plus y का पावर 0 होगा और y का पावर 2n plus 1 होगा, y का पावर 2n plus 1 होगा। लेकिन याद रखना y का पावर यहाँ पे 2n plus 1 होगा, करेक्ट है। लेकिन याद रखना कि y हम लोग नेगेटिव पुट कर रहे हैं बेटा, y को क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव पुट कर रहे हैं, समझो बात, y का हम लोग वहां पे नेगेटिव पुट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे मेरे को बताओ, 2n plus 1 जो है वो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है बेटा, वो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर दे देगा बेटा तुमको, 2n plus 1 ऑड नंबर दे देगा, क्योंकि n की वैल्यू आप जो चाहे पुट कर लो, क्योंकि एक प्लस 1 करने की वजह से वो नंबर ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगा। तो अगर ऑड नंबर हो गया तो ये यहाँ पे माइनस बचेगा, तो ये माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस रहेगा। ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस है, क्योंकि तुम लोग निगेटिव का अगर ऑड पावर होगा तो आंसर निगेटिव आएगा, निगेटिव अगर इवन पावर होगा तो आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन 12 plus 1 इज ऑड नंबर, तो इसका मतलब ये जो माइनस है ये प्लस ये माइनस हो गया, तो इसका मतलब इसको हटा के यहाँ पे लगा दूं। अब मेरे को बताओ 2n plus 1 c 2n plus 1 कितना हो गया 1, x plus y रेस टू 0 ये भी कितना हो गया 1। तो इसका मतलब सिर्फ कितना टर्म बचा, माइनस y रेस टू 2n plus 1, उसको हम लोग लेफ्ट में ले लें, लेफ्ट में ले ले इधर। तो इसका मतलब x रेस टू 2n plus 1 प्लस y रेस टू 2n plus 1 जो हमको चाहिए वही आ गया, वही इज इक्वल टू, अब देखो क्या क्या बचा है, अब देखो क्या क्या बचा है। अब जो बचा है वहां से x plus y को कॉमन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैं x plus y को कॉमन निकालूंगा, यहाँ से x plus y को मैं जब कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2n plus 1 c0। यहाँ से अगर मैंने x plus y को कॉमन निकाला, x plus y का पावर 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा, x plus y रेस टू 2n बचा ना, कॉमन सेंस की बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द 2n plus 1, करेक्ट। यानी इसके आगे कुछ तो टर्म आएगा, मेरे को नहीं मालूम,
है ना, मैंने इसको ऐसे लिख के रखा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है x रेस टू 2n प्लस 1 y रेस टू 2n प्लस 1 इसको x प्लस वाई डिवाइड कर रहा है, क्योंकि दिस होल ब्रैकेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीपल ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई इंटू समथिंग, इसको k बोले ना, तो देखो x प्लस वाई इंटू के। सो दिस ब्रैकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब x प्लस वाई डिवाइड दिस होल ब्रैकेट, यहां से प्रूव हो गया ना बेटा। इसका मतलब x प्लस वाई डिवाइड्स द गिवन ब्रैकेट, दैट इज x रेज टू 2n प्लस 1 प्लस y रेज टू 2n प्लस 1, इस तरीके से। इज इट सिंपल नाउ? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। वहां पे ऑड नंबर आएगा बेटा, इधर देख लो अच्छे से। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चन है, मान के चलो एक क्वेश्चन है 2 रेज टू 4n माइनस 15n माइनस 1 is always divisible by option A 5, option B 15, option C 2 to 5 and option D 625, option D 625। ठीक है, अब उसको भी हमारे तरीके से करेंगे। पहले जो टर्म दिया है ना, उसमें से कौन बायनोमियल एक्सपेंशन में एक्सपांड हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये नहीं होंगे ना, ये तो कांस्टेंट है बेटा। तो पहले 2 रेज टू 4 इनको लिख के ले लेंगे, इसको ऐसे लिखो फिर, है ना। तो 16 रेज टू n हो गया। अब 16 रेज टू n को कैसे लिखोगे, 1 प्लस 15 रेज टू n लिखोगे। क्लियर है? अब तुम लोग बोलेगे सर ऐसे कैसे आपने लिखा? अरे बेटा ऑप्शन देखो ना, 5 15 टू 25 दिया, तो इसका मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना, 1 प्लस समथिंग, इसलिए मैंने वैसे लिया है। ठीक है, अब और ये 50 इधर भी आ रहा है, इसलिए मैंने 50 में लिखा है उसको। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो देखो ये यहाँ पे लॉटरी लिख गया अपनी, क्यों? क्योंकि 1 हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लेते नहीं ना, सिर्फ 15 का काम अब आएगा। जैसे इट इज जस्ट लाइक 1 प्लस x रेज टू n, 1 प्लस x रेज टू n होगा ना, ये पहले दो पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो वाला पार्ट। तो देखो nc1 15 रेज टू 1, सॉरी nc0 15 रेज टू 0, उसके बाद nc1 15 रेज टू 1, nc2 15 रेज टू 2, ऐसे कर करके फाइनली बेटा NCN 15 रेज टू n तक हम लोग पहुंच जाएंगे। करेक्ट है, 15 रेज टू n तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 रेज टू 4 के साथ माइनस 15 और माइनस 1 होना चाहिए। करेक्ट, एक काम कर दो, 2 रेज टू 4n, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते बेटा। अब बेटा इसका जो वैल्यू होगा, NC0 का वैल्यू कितना होगा 1, इसका भी वैल्यू कितना होगा बेटा 1 होगा। तो इसका मतलब इक्वल टू 1 प्लस NC1 का वैल्यू n और ये 15, तो इसका मतलब ये 15n यहाँ पे आ गया, और प्लस NC2 15 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट NCN 15 रेज टू n, इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब इसको और इसको दोनों को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो इसका मतलब 2 रेज टू 4n माइनस 15n माइनस 1 इज इक्वल टू अगर ये दोनों लेफ्ट में गए तो यहाँ से 15 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। वी कैन टेक कॉमन 15, अंडरस्टूड, वी कैन टेक कॉमन 15। तो इसका मतलब 15 निकालो 5 निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है 5, तो 5 में निकाला तब भी चल जाएगा, है ना, कोई इशू नहीं है। मैं 15 निकालता हूँ, कोई इशू नहीं, 15 यहाँ पे निकालता हूँ। तो NC2 यहाँ पे 15 बचेगा प्लस NC3 यहाँ पे 15 का स्क्वायर बचेगा, ऐसे कर करके फाइनली NCN का वैल्यू तो 1 होगा बेटा, तो 15n माइनस 1 लास्ट में बचेगा। करेक्ट है। अब इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा टर्म जो है ना बेटा, इट इज डिविजिबल बाय 15, पूरा का पूरा टर्म डिविजिबल बाय 15, क्योंकि हम लोग दिस टर्म इज इक्वल टू 15 इनटू समथिंग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 15 से डिवाइड होगा। अरे बस अगर ये पूरा का पूरा टर्म 15 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से भी होगा और 225 से होगा और 15 से भी होगा, इससे नहीं होगा, 625 से नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो 5 15 225 सब लोग इसको डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि 15 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो तुम लोग यहाँ से स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, 15 का स्क्वायर निकाल सकते हैं इधर, तो शो इट 225। देखो यहाँ से मैंने 15
निकाला कॉमन, तुम लोग 15 का स्क्वायर निकाल सकते थे। तुम लोगों ने अगर 15 का स्क्वायर निकाला होता तो 15 का स्क्वायर निकाला होता तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म बचता ना, तब भी चल जाता अपने को। NC2 देखो इस तरीके से हो सकता है। ये 15 का स्क्वायर तुमने कॉमन निकाला, 15 का स्क्वायर कॉमन निकाला 225, यानी ये वाला ब्रैकेट 225 से डिवाइड हो रहा है। तुम लोग 5 भी कॉमन निकाल सकते हो, यानी ये वाला ब्रैकेट 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन तुम लोग यहाँ से 625 कॉमन नहीं निकाल सकते। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है वो, उसका 5 15 225 से लेना देना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रख लो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार वीडियो को पॉज करके तुम लोग देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट निकालो, वीडियो को पॉज करके देख लो। ठीक है नाउ अब हम लोग बात करने वाले ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट, अब ये भी बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट, देखो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, हाँ। और इससे आगे बढ़ने से पहले जो स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने तुम लोग को बताया नहीं तो वो पार्ट बच गया था। देखो बेटा, जब भी हम लोग a प्लस बी रेस टू n लिखते हैं ना, n इसका वैल्यू और b प्लस a रेस टू n का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होता। ध्यान से सुनना, कभी भी इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होता है और जो सेकंड टर्म होता है उसको कैसे याद रखा है। देखो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीजेस और यहाँ पे सेकंड टर्म का पावर इंक्रीजेस। याद आ रहा है? इसको हम लोग n लिखते थे, n-1 n-2, इसको 0 1 2 थ्रू अप टू n। लेकिन बेटा यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल b है ना, तो b का पावर यहाँ पे एक्चुअली डिक्रीज होगा, और यहाँ पे a का पावर इंक्रीज होगा। तो देख लो, जो हमने बाइनोमियल में स्टार्टिंग में पढ़ लिया था वही पार्ट में यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। इस ब्रैकेट में a का पावर डिक्रीज हो रहा है और इस ब्रैकेट में a का पावर बढ़ रहा है। इसका मतलब वो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते जिंदगी में। याद रखना तुम लोग ये बात। हाँ, उनका टोटल सम इक्वल हो सकता है, क्योंकि a प्लस बी रेस टू पावर n और b प्लस a रेस टू पावर n, अगर तुमको सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, दोनों तरफ से 2 रेस टू n इज इक्वल टू 2 रेस टू n, यानी इन दोनों का टोटल वैल्यू इक्वल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ब्रैकेट का जो एक्सपांशन है वो इक्वल नहीं है इन दोनों का। क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में। बेटा ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी भी एक्सपांशन का जो मिडिल टर्म होता है, वही हमारा ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट होता है। बहुत आसान ट्रिक है, मिडिल टर्म है ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट। जब भी तुमको ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट पूछे तो मिडिल टर्म निकालो। कैसे मैं तुम लोगों को प्रूव करता हूं, देखो अगर मेरे पास x प्लस वाई रेस टू 5 है, करेक्ट है, x प्लस वाई रेस टू 5 है, अंडरस्टूड। अब मेरे को होता है, इसको तुम लोग कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे हम लोग NC0 x रेस टू n y रेस टू 0 प्लस NC1 x रेस टू n माइनस 1 y रेस टू 1 प्लस NC2 x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2। यहाँ पे ब्रैकेट का पावर 5 है, तो इसका मतलब n की जगह पर हम लोग 5 पुट करेंगे, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे बेटा 4 होगा सब्सट्रैक्शन में, यहाँ पे 3 होगा। क्लियर हो रहा है सबको? इज इट सिंपल नाउ? ठीक है, इज इट सिंपल नाउ? तो ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना 5C0 5C1 5C2, ये होते हैं हमारे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। इनको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब इसमें क्या करना है कि बायनोमियल कोएफिशिएंट में से ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो कैसे निकालोगे? देखो पहले सारे कोएफिशिएंट्स एक साथ लिख के ले लेते हैं, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5। यहाँ तक जाएगा, 5C5 तक जाएगा, वो इसके आगे नहीं जाएगा, 5C5 तक ही जाएगा। करेक्ट, 5C5 तक ही जाएगा आपको, है ना? करेक्ट है, यहाँ तक जाएगा। अब कितने टर्म बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, है ना? पहले इसका वैल्यू लिखो, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा बेटा, इसका वैल्यू 1 होगा। अब इसका वैल्यू 5 होगा, तो इसका भी वैल्यू 5 होगा। आ रहा है याद? फ्लिपिंग थ्योरम याद आ रहा है? 5C1 का वैल्यू 5C4 को इक्वल होता है, ठीक है? फ्लिपिंग थ्योरम 5 5, ये 1 1 इक्वल हो रहा है ना?
यानी यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने वाली वैल्यू और वहां से एंड से स्टार्ट होने वाली वैल्यू इक्वल है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज इक्वल। 5 से 0 का वैल्यू 5 से 5 इक्वल है। तो फ्लिपिंग थ्योरम देखो, और फ्लिपिंग थ्योरम मालूम है ना सबको, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो अगर तुम लोगों ने 5C0 लिखा तो इसका मतलब 5C5 माइनस 0 यानी 5C5 लिख सकते हैं ना बेटा। तो इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से तुम लोग इसको पढ़ सकते हो ना। अब हम लोग ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट देख रहे हैं। अब 5CT का वैल्यू कितना है बेटा, 10 है, और 5C3 का वैल्यू 10 है। देखो ये ऐसे मैच कर रहा है, करेक्ट है। अब अगर किसी ने तुमको पूछा कि इसमें से ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, तो बेटा देखो मिडिल टर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने देखो 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। कौन कौन सा, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। और यही हमारा ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट भी होगा, यही हमारा ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट भी होगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट यानी मिडिल टर्म निकालना, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। इज इट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 10 बड़ा है सबसे 1 5 5 1 से, है ना। अगर तुमको किसी ने पूछा कि x + y⁻25 फाइंड ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट, GBC ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट। अब इसका सिर्फ पावर देखा करो तुम लोग, इसका मिडिल टर्म निकालना है तुमको, क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, वही तुम्हारा ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट होगा, करेक्ट है। तो देखो ये पावर 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। देखो पावर को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें 1 मिला देते हैं हम लोग। अब अगर 1 मिलाएंगे तो 2 से डिवाइड होगा बताइए, तो इसका मतलब 26 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 13th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, और वही इसका ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट होगा, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट। क्योंकि पावर अगर ऑड होगा तो एक ही बायनोमियल कोएफिशिएंट मिलता है, पावर इवन होगा तो 2 बायनोमियल कोएफिशिएंट मिलते हैं। या ऐसे बोलो, पावर ऑड होगा तो एक ही मिडिल टर्म मिलता है, हमने पढ़ा था पार्ट 2 में, और पावर इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म मिलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब बायनोमियल कोएफिशिएंट को 30 वाला लिखना है आपके पे, तो उसको ऐसे लिखेंगे 25C, ठीक है। तो बेटा अगर टर्म 13 होगा तो R की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। हो गया क्लियर सबको? तो R 12 होगा ना बेटा, इसको हम लोग NCR लिखते हैं ना, NCR इस तरीके से। चलो ये पार्ट हमने खत्म कर दिया। We are now moving to the next part. अच्छा अब और एक नेक्स्ट कैसे होता है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और कोएफिशिएंट। कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट है वो आंसर का पार्ट होता है। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोएफिशिएंट, टर्म और कोएफिशिएंट डिफरेंस क्या होता है, टर्म में वेरिएबल्स होते हैं x y z वगैरह, सिर्फ अगर वो वेरिएबल तुमने अगर टर्म से रिमूव किए x y z तो क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट, बस इतना से पार्ट है। तो इसको हम लोग ट्रिक के साथ करेंगे। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे इसको। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक के साथ करेंगे। तो समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सपांशन है x + a⁻n और पूछ रहा है कि फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और कोएफिशिएंट, ऐसे तुमको पूछा। एनजीटी ने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऐसे पूछा, तो उसका शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि एक काम करो, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो, n+1 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ a 4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ a। अगर यहां से k की दो वैल्यूज आएंगी, अगर k इंटीजर आया, तो k के दो आंसर्स रहेंगे, दो टर्म रहेंगी tk और tk+1। देखो ध्यान सुनो, k का ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है। अगर k इंटीजर आ गया तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होंगी वो हमारे दो होंगी, कौन कौन सी, tk और tk+1। एग्जांपल ले लेंगे, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। अगर k का वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आ गया, फ्रैक्शनल नॉट एन इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं आया
तो क्या करेंगे, टर्म कैसे निकालेंगे, k का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो और उसमें +1 ऐड कर लो। k का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो और उसमें +1 ऐड कर लो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं देखो, मान के चलो कोई फ्रैक्शन वाले 7.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालोगे, इससे कम वाला इंटीजर देखो, इससे कम वाला इंटीजर क्या है 7। जैसे मैंने आपको बोला कि 0.3 से कम वाला इंटीजर कौन सा है 0। अगर जैसे मैंने आपको बोला कि मान के चलो 2.9, इससे कम वाला इंटीजर कौन सा है 2। अगर मान के चलो मैंने तुमको बोला 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इससे कम वाला इंटीजर जाओ 1। ये सिंपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालना है, फ्रैक्शन वैल्यूज का, इससे कम वाला जाना, कम वाला 7.8 का कम वाला इंटीजर 7, 0.3 का 0, 2.9 का 2, 1.2 का 1, इस तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। विल टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग इसका ले लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे पूछा है कि इन 3 - 5x raised to 15 find numerically greatest term at x is equal to 1/5, at x is equal to 1/5। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि in this particular expansion of 3 - 5 raised to 15 find numerically greatest term at x is equal to 1/5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले k निकालेंगे, k निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है n+1, क्या लिखा है यहाँ पे n+1। तो तुम लोग क्या करो, n कितना है मेरा, n 15 है, n कितना है मेरा 15, तो 15 + 1, ठीक है ना। मॉड ऑफ a क्या है बेटा, a यानी सेकंड टर्म, a यानी हम लोग जिसको डिफाइन कर रहे हैं वो हमारा सेकंड टर्म यहाँ पे, यानी ये जो फार्मूला एप्लीकेबल जिस एक्सपेंशन को हो रहा है उसमें से सेकंड टर्म a है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है मेरा 5x, नहीं -5x, माइनस लेने के लिए बोला ना मैंने, -5x है ना, मॉड ऑफ माइनस, इसलिए तो मॉड यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब तुम लोग बोल रहे हैं मॉड यूज कर, बेटा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास समझ दो टर्म्स है 100 और +3। अगर मैंने पूछे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन है तो 100 है, यानी हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं चीजों को, नॉट साइन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं। तो 100 ग्रेटेस्ट होगा इससे, इस तरीके से, तो इसलिए मॉड हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। तो मॉड ऑफ x, x है पहला टर्म, मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ -5x, है ना आसान ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। देखो k = 16 और यहां से बेटा क्या बचेगा तुम्हारा 5x होगा, मॉड से बाहर निकलेगी तो प्लस होगा, तो ये 3 + 5x, इस तरीके से 3 + 5x। अब यहाँ पे x को सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू दिया है ना अपने को 1/5, तो 1/5 पुट कर लो, 16 × 15 × 1/5 अपॉन 3 + 5 × 1/5, तो 5 3 है ना 48, 5 और 5 कट गया, तो 3 + 1 4, तो यहां से 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे 15 नहीं बेटा, ये 5 है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 15 नहीं है ना, ये 5 है, तो 5 और 5 कट गया, तो इसका मतलब 16 डिवाइड बाय ये 4 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, तो k 4 आ गया। तो k क्या आ गया बेटा, इंटीजर आ गया, k इज इंटीजर, k हमारे यहाँ पे 4 आ गया, k इज इंटीजर, करेक्ट, k इज इंटीजर, देख लो k इंटीजर है। तो अगर k इंटीजर है तो दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगी, tk और tk + 1, बस आंसर आ गया हमारा। तो कौन कौन सी टर्म होंगी, t4 and t5, t4 and t5 these are the numerically greatest term, t4 and t5 these are the numerically greatest term, करेक्ट है। अब टर्म कैसे लिखना आता है ना सबको, NCR है ना, फर्स्ट टर्म रेज़ टू n - r, सेकंड टर्म -5 रेज़ टू r, वहां पे फोर्थ और फिफ्थ टर्म लिखो, अगर फोर्थ टर्म में तो r3 होगा और फिफ्थ टर्म होगा तो r3 होगा, वो लिख सकते हैं आप, r4 होगा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं बेटा यही ट्रिक लगाया करो, बहुत आसान है, टाइम बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
हाँ, अगर वो इसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो यहां से x को डायरेक्टली हटाओ, x पुट करने की भी जरूरत नहीं है, x को ही डायरेक्टली हटाओ, x को ही डायरेक्टली हटाओ, x पुट करने की भी जरूरत नहीं। कोई क्वेश्चन पूछे तो x की गायब करो x को, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात। चलो, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये वाला हम लोग पार्ट करेंगे अभी, ठीक है। देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले और एक एग्जांपल होता है, और एक एग्जांपल। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 2⁻⁴ प्लस 5⁻⁵ होल ब्रैकेट रेस टू 100, होल ब्रैकेट रेस टू 100, करेक्ट, होल ब्रैकेट रेस टू 100। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको पूछेगा, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। कितने नंबर ऑफ टर्म्स फ्री है रेडिकल साइन से। तो इसको कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक इस टाइप का एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया था, याद आ रहा है कि उस दिन मैंने किया था 55 माइनस r वाला वो एग्जांपल है ना, उसमें एक मैंने ट्रिक बताया, उस ट्रिक को तुम लोग यूज कर सकते हो। देखो, इसमें एक जनरल टर्म लिखना होता है और जनरल टर्म लिखने के बाद r की कुछ हम लोग वैल्यूज अज्यूम करते हैं, ऐसी वैल्यू अज्यूम करते हैं कि जिसमें 2 और 5 का रेडिकल पावर जाना चाहिए। वो हमने पार्ट 2 या पार्ट 1 में किया है, शायद से देख लो तुम लोग। ये एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रिक से करूंगा। ट्रिक क्या था, ये जो पावर है इसका एलसीएम ले लो, यानी इस पावर में यहाँ पे 3 और 5 है ना, तो पहले एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 निकालो, वो होगा 15। आता है ना सबको एलसीएम निकालना। ये जो पावर होता है उसमें डिनोमिनेटर में जो होता है ना, डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम निकालना, 15 आ गया। अब काम करो, ये जो एलसीएम आ गया उससे इस 100 को डिवाइड कर लो, तो 100/50, करेक्ट है, 100/50। अब बेटा ये डिवीजन तो परफेक्ट इंटीजर नहीं आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, क्योंकि ये 15 से तो डिवाइड नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, +1 कर लो। क्या कर लो, +1। देखो 15 6 आर 90, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग यानी 7 पॉइंट समथिंग। देखो 6 पॉइंट समथिंग आ गया, तो 6 पॉइंट समथिंग, करेक्ट है, 6 पॉइंट समथिंग, आई डोंट नो। तो 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसको लोएस्ट इंटीजर 6 होगा, तो 6 + 1 7, यानी टोटल 7 टर्म्स आर देयर, टोटल 7 टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, टोटल 7 टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। गेटिंग माय पॉइंट, टोटल 7 टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, टोटल 7 टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। ये तुम लोग को ध्यान रखना है ना, तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखना। टोटल 7 टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ठीक है। तो इसमें फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक से ज्यादा आपको बताया था मैंने, तो 100 + 1 यानी 101। उसमें से टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन कितने, 7 है। तो टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, रेडिकल साइन कितने आ रहे हैं, 7। तो टर्म विद रेडिकल साइन कितने होंगे, टर्म विद रेडिकल साइन कितने होंगे, फिर रेडिकल साइन कितने होंगे बेटा, तो वो होगा 101 - 7 होगा, अंडरस्टैंड पॉइंट। 101 - 7 यानी लगभग 94 होंगे तुम्हारे, ठीक है, 94 टर्म्स होंगे। इस तरीके से तुम लोग निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसे तुम लोग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले बायनोमियल एक्सपांशन, बायनोमियल एक्सपांशन विथ एनी इंडेक्स n, बायनोमियल एक्सपांशन विथ एनी इंडेक्स n। तो बच्चों हम लोगों ने अब तक बायनोमियल एक्सपांशन में जो ब्रैकेट का पावर n लेते थे वो हमेशा इंटीजर था। अब बायनोमियल एक्सपांशन में अगर ब्रैकेट का पावर अगर इंटीजर नहीं आया,
फ्रैक्शनल आया, निगेटिव आया, तब भी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन का जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट का पावर निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, उसको कैसे डील करेंगे हम लोग देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो आप लोगों ने ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जो पढ़ा था, तो थोड़ा सा एक हम लोग सीरीज लिखते हैं 1 + x + x² डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, करेक्ट है, अप टू इंफिनिटी, अंडरस्टूड, अप टू इंफिनिटी, करेक्ट है। इसको हमने बेटा नाम दिया था इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो देखो सब में x आ रहा है, जैसे x² x तुम्हारा कॉमन रेशियो कितना होगा, x होगा। यहाँ पे देखो देखो आगे वाली टर्म है ना, आगे वाली पिछले टर्म से उसको डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे ऐसे अगर तुमने किया तो x/1 = x, है ना। उसी तरीके से x³ x² = x, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है, ये डिफरेंस बहुत आसान है। ये क्या बोला मैंने, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होता है 2 4 6 8, है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस है कितना, 4 - 2 2, 6 - 2 4, सॉरी 2 6 - 4, इन दोनों के बीच का 2 आएगा, और इन दोनों के बीच का 8 - 6 2 आएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है, तो कॉमन रेशियो कितना है, यहाँ पे x आ रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन इनफिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट जीपी। क्या लिखेंगे इसको, इनफाइनाइट जीपी। ओके, तो थोड़ा सा सीक्वेंस और सीरीज का पार्ट में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस और सीरीज का पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि इसको हमने इनफाइनाइट जीपी बोला था, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कैसे निकालते हैं, तो उसको हमने लिखा था 1/a - r, वो वाला पार्ट, यानी 1/1 - x। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, सम ऑफ इनफिनिट जीपी का डायरेक्ट रिजल्ट है। इसको याद रखो, बाद में तुम लोग अभी बाइनोमियल में करने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम लोग इसको जीपी में आसानी से कर सकते हो। सम ऑफ इनफिनिट जीपी यूट्यूब पर थोड़ा कहीं इधर उधर बुक में तुम लोग सर्च करो, यू विल गेट द इनफिनिट जीपी हियर, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली जो इनफिनिट जीपी है इसका जो सम होता है 1/1 - x का होता है, यानी बेसिकली इस ब्रैकेट को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसका मतलब 1 - x⁻1 का एक्सपेंशन ये होगा। क्लियर हो गया बेटा, यानी ये वाला एक्सपेंशन किसका है, 1 - x⁻1 का एक्सपेंशन है, जिसमें n का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, जिसमें x का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। गेटिंग द आइडिया क्लियर। और लेकिन इस सीरीज को वर्क करने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन डालना, एक लिमिटेशन है कि वो ये है कि mod of x must be less than 1, mod of x must be less than 1। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू अगर 1 से कम नहीं हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, तो ये एक्चुअली देखो ये 1 को अगर इक्वल हो गया, देखो यहाँ पे अगर ये 1 को इक्वल हो गया तो 1/0 बेटा क्या होगा, आंसर इन्फिनिट होगा। तो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी, कन्वर्ज नहीं होगी सीरीज यहाँ पे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो x है इट शुड बी लेस देन 1, तभी जाके कन्वर्जेंट सीरीज बनती है, नहीं तो डाइवर्जेंट सीरीज बनेगी, इसका आंसर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस, ठीक है। अच्छा, तो इस सीरीज को, ये सीरीज कैसे रखोगे तुम लोग, 1 - x⁻1 का एक्सपेंशन है, 1 - x⁻1 का एक्सपेंशन वाला सीरीज है। लेकिन इसको तुम लोग पास्कल ट्रायंगल से भी याद रख सकते हो। कैसे, देखो पास्कल ट्रायंगल बनाओ, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 सॉरी 1 4 6 4 1, और एक लिखते 1 5 10
10, 5, 1। इस तरीके से हमने पास्कल ट्रायंगल लिखा। अब ध्यान से सुनो, इस पास्कल ट्रायंगल का यूज करके यू कैन रिमेंबर 1 माइनस एक्स रेज़ टू माइनस 1 का एक्सपांशन। कैसे बेटा देखो, कैसे देखो, कैसे देखो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, करेक्ट। इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। देखो अब हम लोग काम करेंगे, इधर देखो, ये वाला जो 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं n इज इक्वल 0, इसको छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये जो है ना, ये इसको n इज इक्वल 1 बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे n इज इक्वल 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n इज इक्वल 2, करेक्ट है ना। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव को छोड़ दो, थोड़ी देर के नेगेटिव को भूल जाओ। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 1 ही, n का वैल्यू कितना है, 1, नेगेटिव छोड़ दो, n का वैल्यू 1 हम लोग बोल रहे हैं, है ना। अब ध्यान सुनो, ये यहां से स्टार्ट करना है तुम लोगों को, इस 1 से स्टार्ट करना है, ऐसे। ये सारे हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए, ये सारे देखो कैसे। तो पहला 1 आ गया, ये 1, ये 1। अब इस x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो ये दूसरा x का कोएफिशिएंट इस तरीके से, x का कोएफिशिएंट 1 इस तरीके से, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट भी 1, ये वाला। आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, गेटिंग द आइडिया क्लियर, आगे के हम लोग इसको बढ़ते जाएंगे। तो इन सबके कोएफिशिएंट्स 1 है, हाँ। तो ब्रैकेट का पावर कितना है अपना, -1 है, अंडरस्टूड। उसी तरीके से तुम लोग और एक सीरीज लिख सकते हो, और एक सीरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और एक सीरीज लिख सकते हो। देखो तुमने अगर ये वाले कोएफिशिएंट्स उठाए, ये वाले, अगर तुमने ये वाले कोएफिशिएंट्स उठाए, तो नया सीरीज कैसे बनता है, देखो उस कोएफिशिएंट से, देखो उस कोएफिशिएंट नया सीरीज कैसे बनता है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, देखो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 4x क्यूब, ठीक है। और ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक हम लोग चले जाएंगे, इन्फिनिटी चले जाएंगे, है ना, इन्फिनिटी चलेंगे। अब बेटा ये किसका सीरीज मालूम है क्या, अब ये सीरीज है 1 माइनस एक्स का पावर -2, 1 माइनस एक्स का पावर -2, और इसमें भी क्या होगा, मॉड ऑफ x मस्ट बी लेस देन 1, मॉड ऑफ x मस्ट बी लेस देन 1, है ना, सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग इसको लिख सकते हो। तो इसको याद कैसे रखोगे, जो x का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, x का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, तो ब्रैकेट का पावर भी 2 है, यानी हम लोग n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो याद रखना, जब भी n इज इक्वल टू 2 होगा तो x का कोएफिशिएंट वो होगा, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो x का कोएफिशिएंट 1 होगा। इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। तो आसानी से नाउ यू कैन राइट डाउन 1 माइनस एक्स रेज़ टू -3 को भी लिख सकते हो। इट इज वेरी वेरी सिंपल। कैसे, देखो 1 तो कंपल्सरी लगेगा सब में, प्लस, और एक बात बेटा ध्यान सुनना, और एक बात, ये जो 1 माइनस एक्स रेज़ टू -3 वाला सीरीज है ना, उसमें कहीं भी माइनस नहीं बेटा, सारे प्लस है, सारे प्लस है, कहीं भी माइनस नहीं है, सारे प्लस है। इसको मैं बाद में प्रूव भी करूंगा, डोंट वरी, सारे प्लस है। लेकिन इसको याद कैसे रखना, लिखना कैसे, ये तुमको आना चाहिए ना बेटा, ठीक है। ओके नाउ, तो देखो अगर तुमने ये वाले कोएफिशिएंट्स उठाए, अगर ये वाले कोएफिशिएंट्स, ये वाले, तो बेटा वो वाले कोएफिशिएंट अगर उठाऊंगा तो n के साथ तो 3 आएगा, देखो तो 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, वेयर मॉड ऑफ x मस्ट बी लेस देन 1। इस तरीके से, इस तरीके से इसको तुम लोग कर सकते हो, है ना आसान। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन फॉर 1 माइनस एक्स रेज़ टू -4 लाइक दिस, इस तरीके से। अंडरस्टूड?
पहले तुम लोग को आना चाहिए कैसे लिखना है। तो निगेटिव पावर से डरना नहीं है अपने को, तो कहाँ से स्टार्ट करना है तुम लोग को समझना है ना। इट इज वेरी सिंपल नाउ। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना ठीक है, अब ये सारे हमने निगेटिव पावर वाली जो सीरीज बनाई वो कहाँ से बनाएंगे, तुमको ट्री पता ट्री। तो समझ लो 1 प्लस एक्स रेस टू तुमने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फा लिखा है, अल्फा लिखा है करेक्ट। तो इसको तुम लोग कैसे स्प्लिट करोगे बेटा, देखो NC0 ये तो 1 होने की वजह से फायदा अपने को क्या है कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, NC0 x0 है ना। तो NC1 x1 NC2 x2 ऐसे कर करके फाइनली हम लोग कहाँ पे आएंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने n ले लिया, चलो n ले लेते पावर। तो NCn x रेस टू n इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ओके अब एक काम करते हैं, अब अगर बाइनोमियल ब्रैकेट के एक्सपेंशन का जो पावर है वो अगर निगेटिव आ गया या फ्रैक्शनल आ गया, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग ये नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करना है मैं बताऊंगा 2 मिनट में। देखो पहले इसको इस फॉर्मूला में लिखो, अपना जो सॉल्व हम लोग करते हैं ना, NC1 का NC0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ये 1 होगा, तो 1 आ गया, 1 प्लस है ना। इसको कैसे लिखोगे NX, इसको कैसे लिखोगे बेटा, 2 बार रिड्यूस कर लो, 2 बार रिड्यूस कर लो, NC2 को 2 बार रिड्यूस कर लो, तो n into n minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल करेक्ट, x स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे 1 लिखा तो प्लस डॉट 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 हमने यहाँ पे x रेज़ टू n तक यहाँ पे आ गए करेक्ट है। अब देखो अब ये हमारा बेसिक रेसिपी क्रिएट हो गया। अब इस रेसिपी से तुम लोग मन चाहे जो भी n की वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला लगाते वक्त भी n शुड बी अ नेचुरल नंबर, n शुड बी अ नेचुरल नंबर है ना। जैसे अगर मैंने तुमको बताया, जैसे मैंने तुमको बताया कि अगर मैंने समझ लो x की जगह पर अगर माइनस एक्स को रिप्लेस किया और n की जगह पर अगर -1 लाया मैंने, तो क्या होगा देखो 1 माइनस एक्स रेज़ टू -1। अब जो कि 1 माइनस एक्स रेज़ टू -1 का सीरीज अपने को मालूम है, लेकिन इसमें डालने के बाद कैसे होगा देखो, यानी ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये तुमको बहुत बार हेल्प करेगा बहुत अलग अलग फार्मूले बनाने के लिए है ना। तो x की जगह पर मैंने -6 पुट किया, तो n की जगह पर मैंने क्या पुट करना है -1, ठीक है, -1 मैंने यहाँ पे पुट किया। तो इसका मतलब बेटा देखो 1 प्लस यहाँ पे -1 होगा और ये -x होगा करेक्ट है, यहाँ पे प्लस देखो ये -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी -1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 x रेज़ टू -x रेज़ टू -n, इस तरीके से हमने इसको लिखा, ठीक है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, 1 माइनस एक्स रेज़ टू -1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स आ गया। ये देखो ये -2 सॉरी ये -2 और -1 +2, तो 2 और 2 कट गया और -1 का स्क्वायर तुम्हारा वहां पे 1 ही बच गया। सॉरी यहाँ पे -x पुट करेंगे, यहाँ पे -x पुट करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से x क्यूब वगैरह तुम लोग लिख के इंफिनिटी तक इसको लिख सकते हो, अंडरस्टूड। इस तरीके से तुम लोग इसको लिख सकते हो। तो ये लिखने का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये लिखने का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो एक्चुअली रेज़ टू पावर माइनस है रेडिकल पावर ना इंफिनिटी वाली सीरीज होती है, इसलिए हम लोग इंफिनिटी को पुट करें, तो लास्ट के टर्म लिखने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो सीरीज इंफिनिटी के लिए जाती है, तो इंफिनिटी के लिए हम लोग वहाँ पे लेके जाएंगे उसको। तो इसमें कुछ भी डालो वो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, कुछ भी डालो इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी डालो तुम लोग, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी डालो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हारे बहुत सारे काम यहाँ से हो जाएंगे। अब हम लोग और एक काम कर लेते हैं, अब मैंने इसमें x की जगह पर -x पुट किया था और अब मैं क्या करता हूँ n की जगह पर -n पुट कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, देखो 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -n है ना। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या होगा 1
ये तो पहला टर्म 1 ही आने वाला है ना, n की जगह पर माइनस n पुट करना है और x की जगह पर माइनस x पुट करना है, ठीक है। तो ये माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 जो भी होगा इन्फिनिटी तक होगा, करेक्ट। क्योंकि ये सारी सीरीज इन्फिनिटी की जाती है। क्यों जाती है इन्फिनिटी के लिए? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इनफाइनाइट जीपी से हमने इसको क्रिएट किया था ना 1 माइनस एक्स माइनस 1 को, तो इन्फिनिटी वाली सीरीज है, ध्यान से सुनना है मेरी बात, ठीक है ना। इसको बेटा हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, ये तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब सुनिए मेरी बात, ये देखो ये यहाँ पे माइनस कॉमन निकल तो n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 और ये माइनस निकल जाएगा, तो इसका मतलब n इंटू एन प्लस 1 होगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम लोग इसको अप टू इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, जो भी इसका पार्ट, ठीक है। अब देखो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। अब बेटा इसको जो है ना, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला, इसके टर्म्स में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो ये जो है ना n इंटू एन प्लस 1, ये बेसिकली इसको मैं ये बोल के देखो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना। यानी तुमने बेसिकली क्या किया कि n प्लस 1 को 2 बार रिड्यूस किया था। अगर मैंने इसको अगर ऐसे रिप्लेस करता n प्लस 1 c2, ये मालूम है सबको, तो n प्लस 1 को क्या करते हैं हम लोग 2 बार रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे n प्लस 1 और उसी से एक माइनस 1 करेंगे, तो माइनस 1 करेंगे तो n आएगा और नीचे आएगा 2 इंटू 1 आएगा, तो ये 2 फैक्टर हो गया तुम्हारा। तो इसका मतलब इस टर्म को लिख सकते हैं ना हम लोग n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c2। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे n प्लस 1 c2 x स्क्वायर, करेक्ट है। तो बताओ आगे का टर्म क्या होगा? फिर आगे का टर्म बेटा बेसिकली वही होगा n प्लस 2 c3, 3 बार रिड्यूस करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। आर गेटिंग द आइडिया क्लियर? n प्लस 2 c3, देखो इसको n प्लस 2 c3 को हम लोग ऐसे लिखे n प्लस 2 c3, इसको कैसे लिखोगे बेटा? n इंटू, इसको एक बार रिड्यूस कर लो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, करेक्ट है। 3 बार रिड्यूस हो गई अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही आता है टर्म उसके आगे, ये उसके आगे टर्म आता। तो इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो, इस सीरीज को तुम लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। हाँ हाँ ठीक, ओके। तो देख लो एक बार कैसे इसके साथ हम लोग डील कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं तुम लोगों को ट्री बता दो, ट्री। अब इस सीरीज के लिए तुम लोग एक ट्री बताता हूँ। अगर तुमको इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r निकालना है इन 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस एन के पावर में, ट्रिक देखो। अगर इस वाले एक्सपेंशन में अगर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r निकालना है इन 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस एन, तो वो फॉर्म में बेटा ऐसा होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 c r, सॉरी c, ये होता है कोएफिशिएंट, ये हमारा कोएफिशिएंट होता है, करेक्ट है, ये हमारा कोएफिशिएंट होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे तुम? देखो ये कैसे हम लोग याद रखते हैं यहाँ पे इसको। तो तुम लोग देखो अभी हमने जो ये n प्लस 2 c3 लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी देखो n प्लस 3 माइनस 1 c3, n प्लस 2 हो गया ना बेटा, ये n प्लस 2 हो गया, वही तो लिख रहा है यहाँ पे तुम लोग n प्लस r माइनस 1 अपॉन माइनस 1 सी आर, है ना। ये ट्रिक है, बहुत तुम्हारा टाइम बचेगा यहाँ पे इसमें, गेटिंग द आइडिया, तो बहुत सा तुम्हारा टाइम बचेगा। चलो अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्लासरूम में लिमिटेशन से लेक्चर लेने की मेरे को यहाँ पे, तो अभी हमारा फिलहाल पार्ट यहीं पर मैं खत्म कर लेता हूँ। आगे वाला पार्ट मैं 4th पार्ट में अपलोड कर लेता हूँ। आज मैंने सोचा था कि सारे पार्ट खत्म करूँ, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं।
बाद में मैं सारे वीडियोस को मर्ज कर दूंगा, तो एक ही वीडियो में तुम लोग को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब तक आज का पार्ट हमने यहाँ पे ख़त्म किया। सो बेस्ट लक ऑल ऑफ यू, अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो इसको, और अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।